हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आ गया हूँ करंट अफेयर, जो आप लोगों को डेली करंट अफेयर मिलते हैं। आज का इतिहास भी आप लोगों को डेली मिल रहा है, पर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मेरा कोशिश है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर भी लेके आऊँ, MCQ क्वेश्चंस भी लेके आऊँ जो पेपर में आते हैं। और 100% पेपर में आने वाली जो MCQ क्वेश्चन है उनको लेके आऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो आज दिनांक है 20 अगस्त, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो रतन टाटा महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और एकनाथ शिंदे जी ने उनको सम्मानित किया है। आपको पता ही होगा एकनाथ शिंदे जी कौन है, महाराष्ट्र के CM हैं। इन्होंने इस पुरस्कार से रतन टाटा जी को पुरस्कृत किया है। तो बात करते हैं ये किस चीज़ का पुरस्कार है और रतन टाटा जी को क्यों दिया गया है। तो टाटा समूह के चेयरमैन हैं, आप लोगों को पता ही होगा रतन टाटा जी के बारे में। और महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। नाम से ही पता चल जा रहा होगा, उद्योग रत्न मतलब उद्योग से रिलेटेड, ठीक है। तो 19 अगस्त को, कल ये 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा रतन टाटा जी के आवास पे उन्हें ये पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CM शिंदे ने कहा कि यह उद्योग रत्न जो है, ये जो पुरस्कार है सरकार द्वारा पहली बार शुरू किया गया है इसी साल से। रतन टाटा और टाटा ग्रुप का इस देश के प्रति योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सभी को ही पता है कि रतन टाटा और टाटा ग्रुप का जो है इस देश के प्रति योगदान कितना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए रत्न पुरस्कारों को स्वीकार करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये किनका कथन है? ये कथन जो है ये CM साहब का है, जो एकनाथ शिंदे जी हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका ये कथन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री भी हैं दोनों, डिप्टी CM और CM, और हमारे रतन टाटा जी भी हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये पुरस्कार मतलब क्यों दिया जा रहा है और इसी साल इसको शुरू किया गया है। वैसे महाराष्ट्र सरकार जो था वो पिछले महीने ही 22 जुलाई को महाराष्ट्र को उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देने की घोषणा की थी, ठीक है। पिछले महीने मतलब 8 जुलाई की बात है ये। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बताया, वहाँ के उद्योग मंत्री हैं उदय सामंत जी महाराष्ट्र सरकार के, बताया कि यह पुरस्कार महाराष्ट्र में काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाएगा। मतलब इसी साल से ये शुरू किया गया है, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो रतन टाटा ने वर्ष 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी। उसके बाद उन्होंने अपने कारोबारी फैसलों से टाटा समूह का बड़े बड़े देशों तक नाम पहुंचाया, अपने कारोबारों को फैलाया भी उन्होंने ऑटोमोबाइल के अलावा संचार, केमिकल सेक्टर में टाटा समूह का दखल बढ़ाया बहुत ज़्यादा ही। वह वर्ष 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। किसके चेयरमैन थे? रतन जी टाटा टाटा सन्स के रहे, ठीक है। और रतन टाटा जी को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण और 2008 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। रतन टाटा जी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया आप लोग से, क्लियर हो गया आप लोग के लिए ये टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है तरंग शक्ति अभ्यास, जो स्थगित कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। क्यों स्थगित किया गया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि क्यों डिस्कस किया गया है इसको। जो भारतीय वायुसेना है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सारी अभ्यास करती रहती है। उसी में से तरंग शक्ति जो मूल रूप से इस वर्ष के अंत में निर्धारित था, इसी साल के लास्ट में इसको करना था, वो अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। रक्षा अधिकारियों ने घोषणा की कि भाग लेने वाले मित्रवत विदेशी देशों के कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अंतिम तिथि अभी लंबित है, मतलब अभी जो लास्ट डेट है वो बहुत दूर है अभी, क्योंकि लास्ट में होना था दिसंबर के करीब होना था ये, पर इसको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि तालमेल अभी नहीं बैठ पा रहा है कुछ कंट्रियों के साथ जिनके साथ ये अभ्यास था भागीदारी के साथ। जो तरंग शक्ति है भारतीय पायलटों को एक विशेष सीखने का अनुभव प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। यह कदम फ्रेंच कोरियन अभ्यास और पेरिस में बेस्टिल डे फ्लाई पास्ट सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भारत की सक्रिय भागीदारी का अंतरण करता है। और इसमें जो राफेल लड़ाकू विमान है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऐसे होती है। और इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो तरंग शक्ति भारतीय पायलटों को एक विशेष सीखने का अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, और अब इसका कारण क्या है? जो भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास को स्थगित करने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि अभ्यास के पुनर्निर्धारण का उद्देश्य भाग लेने वाले मित्रवत और विदेशी देशों के कार्यक्रम के साथ संरेखित करना है और कुछ वायुसेनाओं के हितों को समायोजित करते हुए अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। मतलब जितने देश मिलके एक साथ ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस अभ्यास में भाग लेने वाले वायुसेनाओं को शामिल करना क्यों आवश्यक माना जाता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कई वायुसेनाओं की भागीदारी अभ्यास में विविधता और व्यापक परिक्षेप्य जोड़ती है। सीखने के अनुभव आप लोगों को पता ही है कि आप जितने लोगों से बातें करेंगे उतने लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। जितने लोगों से मिलेंगे उनके अलग अलग आचरण, उनके अलग अलग व्यवहार, उनके अंदर की नॉलेज की बातें आपको सीखने को मिलती हैं। क्योंकि आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतनी चीज़ें आपको जानने को सीखने को मिलेगी। सेम वैसे ही है यहाँ पे कि जितने देश ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद ये अभ्यास करेंगे तो और सीखने को मिलेगा। और क्या होता है कि जितने लोग आएंगे तो इससे क्या होता है, अंतर्बल जो है वो सहयोग बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब आपको बताते हैं कि तरंग शक्ति से भारतीय पायलटों को किस प्रकार का बेनिफिट होता है, फायदा होता है और क्या उम्मीदें होती हैं हमें। तो यह अभ्यास जो है भारतीय पायलटों के लिए एक अद्वितीय सीखने के अवसर का वादा करता है, जिससे उन्हें विदेशी समकक्षों के साथ जुड़ने, रणनीति का आदान प्रदान करने और अपनी परिचालन तत्परता बढ़ाने की अनुमति उनको मिलती है। जैसे आपको पता ही होगा कि जितने लोगों से मिलेंगे उनकी तकनीक को भी साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इससे क्या होता है ना कि हमें सीखने को मिलता है। ठीक है ना, यही चीज था। क्लियर हुआ आप लोगों को? तरंग शक्ति अभ्यास क्यों कैंसिल किया गया इस चीज आपको बता दिया मैंने, और इससे भारतीय पायलटों को क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी बता दिया, क्या लाभ होने वाला है इस चीज। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की है। पता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना की शुरुआत। इस पहल के तहत
भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, क्या NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों, जिसको हम बोलते हैं FPS, से आवश्यकता वस्तुओं वाले मासिक अन्नपूर्णा भोजन पैकेट मुफ्त में मिलेगा। पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पैकेट है सभी को मिलेगा। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ओ ऐसे पैकेट सबको मिलेगा। इसमें बता देते हैं आपको कि पैकेट में क्या क्या होने वाला है। पैकेट में चने की दाल होगी, चीनी होगा, ग्रेन्यूल्ड नमक होगा, सोयाबीन होगा, सोयाबीन रिफाइंड होगा, खाद्य तेल होंगे, मिर्च पाउडर होगा, धनिया पाउडर होगा, हल्दी पाउडर। ठीक है, आपको मैंने बता दिया क्या क्या होंगे इस पैकेट के अंदर। यह योजना जो है सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, कोई भी भूखा ना रहे। उनका मोटो है ये कि कोई भी भूखा ना रहे। लंच विभिन्न स्थानों पर होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को पैकेट वितरण करेंगे। लगभग 4500 करोड़ रुपए सालाना बजट वाली इस योजना का लक्ष्य बढ़ती महंगाई के बीच 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो परियोजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना, ठीक है, ये है क्या? तो ये जो योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को, ठीक है, मुफ्त मासिक भोजन पैकेट प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ये पहल है। और आपको बता दिया इन पैकेटों में क्या क्या होंगे। अब योजना का लक्ष्य क्या है? तो अब इस योजना का लक्ष्य कि प्राथमिक उद्देश्य यही है कि उनका कि कोई भी सुनिश्चित करे कि NFS के अंतर्गत आने वाले परिवार भूखे न रहे। नियमित रूप से आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर इसका उद्देश्य है राजस्थान में जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताओं को कम करना है। अब इसका पैकेट जो है वितरण कैसे होगा, आपको बता दिया मैंने। पैकेट जो है वो वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से होगा। ये दुकानें जिला और ब्लॉक स्तर पे होंगी और कियोस्क स्थापित करेगी, जहां एक प्रतिनिधि लाभार्थियों को भोजन के पैकेट वितरण करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? इससे यही प्रभाव होगा कि इस योजना से 1 करोड़ से अधिक जो जरूरतमंद लोग हैं, उन परिवारों को मुफ्त में आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगा, उनसे उनको राहत मिलेगी बढ़ती महंगाई के समय में। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों से सामना कर सके। योजना को अब तक कैसी प्रतिक्रिया मिली है, इन्होंने जब से लागू किया है इसकी क्या प्रतिक्रिया मिली है, इसके बारे में। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक लोग पहले ही इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। यह प्रतिक्रिया जनता के बीच खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने में योजना के महत्व को दर्शा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसका बजट कितना है, तो बजट जो है वो 4500 करोड़ रुपए का है सालाना। और कितने लोगों को, तो 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इससे राहत। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है PM ई बस सेवा योजना। ये क्या है PM ई बस परियोजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शहरी बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से PM ई बस सेवा योजना को हरी झंडी दे दी है। कितने बस? 10 है, वो भी कौन से? इलेक्ट्रिक बस हो। ठीक है, इस मतलब सेवा का नाम रखा गया है PM ई बस सेवा। ठीक है, अभी इस योजना की अनुमानित लागत जो है 57,613 करोड़ रुपए है।
रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 20,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्लियर हो गया। कितना का बजट है इसका? 57,613 करोड़ रुपए का बजट है। और केंद्र सरकार इसमें कितना योगदान देगी? 20,000 करोड़। ठीक है, यह पहल केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों सहित 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तक फैले। यह संगठित बस सेवाओं के बिना क्षेत्रों को प्राथमिकता देना चाहता है। इस योजना से 45,000 से लेकर 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होने का अनुमान है। सोच सकते हैं कि 45,000 से लेकर 55,000 नौकरियां इससे उत्पन्न होंगी। और इसमें 2 खंड शामिल हैं, सिटी बस सेवा को बढ़ावा और हरित शहरी गतिशीलता पहल को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? और सारी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जो पीएम बस सेवा योजना है, इसका लक्ष्य पीपीपी मॉडल पे है, मतलब 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करके शहरी बस संचालन को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना है और रोजगार के अवसर पैदा करना है। ठीक है, 3 पॉइंट हो रहे हैं इसके, मतलब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना है और इससे रोजगार के अवसर पैदा। योजना के खंड ए की मुख्य विशेषताएं क्या है? खंड ए मतलब 169 शहरों में सिटी बस सेवाएं बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें पीपीपी मॉडल के माध्यम से 10,000 ई बसों की तैनाती शामिल है। ई बसों के लिए संबंध बुनियादी ढांचे पर सुधार और बिजली की बुनियादी ढांचों का भी समर्थन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करते हैं कि योजना के खंड बी में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव, जिसको GUMI में क्या शामिल है। अब जानते हैं कि मोबिलिटी बी में क्या है, खंड बी में क्या है। खंड बी में बस प्राथमिकता मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधाएं हैं, NCMC पर आधारित है, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चार्जिंग बुनियादी ढांचे जैसी हरित पहल शामिल। ठीक है, हरियाली की तरफ, मतलब आप समझ ही सकते हैं, प्रदूषण से बचाना। यह पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देता है। अब आगे बात करते हैं कि ये योजना जो है इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को वित्तीय रूप से कैसे समर्थन देगी, ये सवाल बनता है लोगों का। तो बस सेवाओं को चलाने और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्यों शहरों की है। केंद्र सरकार इन बसों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए योजना में उल्लिखित सब्सिडी प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इसमें सब्सिडी मिलेगी और उसके तहत राज्य सरकारों को और राज्यों और शहरों की जो भी जिम्मेदारी है उसको केंद्र सरकार द्वारा संचालन करके सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें सब्सिडी दी जाए। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो तमिलनाडु की नमक्कट्टी, कन्याकुमारी की मैटी केला और चेडीबुट्टा साड़ी को GI टैग मिल गया है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है और किसको टैग मिली है। जो कन्याकुमारी की मैटी केला की सबसे ज्यादा बात हो रही है, ये मुख्य रूप से कन्याकुमारी जिले के अगस्तीश्वरम, थोलाई और तिरुवातार तालुकों में उगाया जाता है, जहां लगभग 1469 मिलीमीटर की उच्च वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, उलझे हुए केले के फल का शीर्ष मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है और इसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सेम मैटी जिसको हम ब्रेड मैटी बोलते हैं, थान मैटी जिसको हनी मैटी और मलाई मैटी मतलब हील मैटी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चेदीबुट्टा साड़ी की। तो चेदीबुट्टा साड़ी यह एक हथकरघा साड़ी है
जो गला, रेशम और सूती मिश्रण कपड़े से बनती है, जिसमें चोदी बुट्टा डिजाइन शामिल है। चेदी बुट्टा डिजाइन शामिल है। चेदी बुट्टा नाम दो तमिल शब्दों चेदी मतलब पौधा और बुट्टा मतलब दोहराया गया रूपांकन या डिजाइन से लिया गया है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इस काला रेशम के धागे का उपयोग करके बुना जाता है और चेड़ी बुट्टा डिजाइन बनाने के लिए चमकीली रंग के सूती धागों का उपयोग किया जाता है। ये है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा, जो मैं पहले बताया हूँ आपको कि मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है। ये जो केला है, ये रहा दिखता है। और ये टाइप में इन केलों के अलग अलग प्रकार हैं इसके। और कितनी वर्षा होती है? तो 1469 मिलीमीटर की उच्च वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। और ये जो साड़ी है ना, इसके बारे में भी आपको बता दिया किस चीज से मिलकर बना है चेदी बुट्टा। तो तमिल के दो शब्द हैं, चेदी मतलब होता है पौधा और बुट्टा मतलब दोहराया गया रूपांकन या डिजाइन को बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नम पट्टी के और इन सब चीज के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु का ही नाम क्यों फेमस है, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो 58 उत्पादों के साथ जीआई चार्ट में पहले स्थान पे है, पहले नंबर पे है ये राज्य। इसके बाद 50 से अधिक उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है और 48 उत्पादों के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु 50 58 के साथ, 50 के साथ उत्तर प्रदेश है, 48 के साथ जीआई टैग के साथ कर्नाटक। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य उत्पाद भी हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। उनमें आगरा से चमड़े के जूते हैं, राजस्थान से आपको पता होगा नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग है, कश्मीर से बुजी चावल है, जम्मू और कश्मीर से रजौरी चिकोरी लकड़ी शिल्प है, गोवा से अगास्तेची वियंगिम जिसको हम बोलते हैं अगासम बैगन, ठीक है, उसको टैग मिला है। और सतसिरो भेनों से सतसिरों के भेंदों को गोवा के ओंकार के नाम से भी जाना जाता है, शामिल जदेरी नाम पट्टी है। ठीक है, इन सब चीजों को जीआई टैग इस बार मिला है। यह उच्च सिलिकेट खनिजों से बनी एक प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग भगवान विष्णु की पूजा के दौरान मूर्तियों, पुरुषों और मंदिर के हाथियों के माथे पर पहने जाने वाले यू आकार के तिलक नमन को लगाने के लिए किया जाता है। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? जदेरी नाम पट्टी का। ठीक है, किसकी? जदेरी नाम पट्टी का। ये क्या है? सिलिकेट खनिजों से बनी एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्डन ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। अब इतना क्यों बात हो रहा है कि प्रिया मलिक की, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इतनी ज़्यादा क्यों चर्चे में और क्यों इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस हो रहा है? चलिए आइए बात करते हैं क्यों किया जा रहा है। क्योंकि यह जो जीत है प्रिया मलिक को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला बनाती है, मतलब ये बनती हैं खुद दूसरी भारतीय महिला बनती है। 76 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रिया ने स्वर्ण पदक मैच में जर्मन की लौरा कहेन को 5-0 के निर्णायक स्कोर से हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं 5-0 के, देख रहे हैं ना कितना टक्कर की मुकाबला दी है। सामने वाले प्लेयर को इन्होंने मात दे दिया है, बिल्कुल कहीं वो टीका ही नहीं है। उनकी उपलब्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अंतिम पंगाल से जुड़ गई हैं जिन्होंने पहले इसी
प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर हो गया? मैं इसलिए बता रहा था क्यों ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये डिस्कस करना, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिया मलिक की सफलता ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन में योगदान दिया है, ठीक है। यह दूसरी बार है जब भारत ने एक ही चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं। आखिरी बार ऐसा ही 2001 में हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है प्रिया मलिक जी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि क्या क्या जॉर्डन में अंडर 20 जो भी चैंपियनशिप हो रहे हैं तो क्या क्या पदक तालिका जो है भारत की, उसके बारे में बात करते हैं। तो आरजू की उपलब्धि में कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की की एलिफ वाट को हराकर कांस्य पदक शामिल किए हैं उन्होंने। अब भारत के तालिका में कौन कौन से पदक हैं वो भी देख लेते हैं। देश की पदक तालिका का कुल 12 पदक है, 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 6 कांस्य पदक है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या क्या मिले हुए हैं? क्लियर हो गए? जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पदक विजेता जो भी हैं उनकी सूची में आपको बता देता हूँ कि 6 जो है वो गोल्ड मिले हैं, ठीक है, और 2 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं, 4 स्वर्ण है, गलत बता दिया था, उल्टा बता दिया था। 4 गोल्ड हैं, ठीक है ना, 4 गोल्ड। अब नाम बता देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो मोहित कुमार है, पुरुषों की फ्री स्टाइल 61 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रिया मलिक महिलाओं के लिए जो ये अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, है ना, इनको मिला हुआ है 76 वर्ग में स्वर्ण पदक। अंतिम पंघा है जो महिलाओं के 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अर्जित की है। सविता है महिलाओं के 62 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब रजत पदक किनको मिला है? सागर जगलान है, पुरुषों के फ्री स्टाइल 79 kg में उनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। एनटी में महिलाओं के 65 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल हुआ है उन्हें। कांस्य पदक में 6 लोग हैं, उनके नाम बता देता हूँ। जयदीप है पुरुषों की फ्री स्टाइल 74 किलो में कांस्य पदक। दीपक चहल है पुरुषों की फ्री स्टाइल जो 97 किलो वर्ग से आते हैं, उनको कांस्य पदक। रजत रूबिल है पुरुषों की फ्री स्टाइल में 125 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। आरजू है महिलाओं के 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। रीना है महिलाओं के 57 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीती है। हर्षिता मोर जिनको हम बोलते हैं, महिलाओं के 72 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।